Okay, so today we'll be doing a theorem. The name of that theorem is Basic Proportionality Theorem. Short form is BPT. One of the most likely questions बोर्ड के पेपर में काफी बार पूछा जाता है ये theorem 3 मार्क्स के लिए 3 to 4 marks. Now first let us see the statement of the theorem. और काफी सारे sums है जिसमें ये यूज होने वाला है. ठीक है. So statement एग्जाम में दो तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ठीक है, स्टेट करना पड़ेगा और फिर प्रूव करना पड़ेगा, तो 4 मार्क्स के लिए आता है. अदरवाइज सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देंगे तुम लोग को और बोलेंगे प्रूव करो, तो मतलब स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया तो तुमको उसे प्रूव करना है. ठीक है, देन इट कम्स फॉर 3 मार्क्स. सो आई जस्ट ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट. इफ a line parallel to a side of a triangle intersects the remaining two sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. तो इसका मीनिंग क्या है? इन सिंपल वर्ड्स इफ आई से कि डायग्राम अगर इसका बनाने जाए तो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा कि हम एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, उस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया सपोज ए बी एंड सी. ना ये बोल रहा है कि अगर तुमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया और उसके किसी भी एक साइड को, देयर आर 3 साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, 3 साइड है, इनमें से किसी भी एक साइड को एक पैरेलल लाइन लेनी है. ठीक है, तो सपोज आई टेक a parallel line to BC जो पॉइंट P और Q पे इन दो लाइंस को कट कर रही है. If a line is parallel to a side of a triangle, तो लाइन है, लाइन को नाम L दे देते हैं, लाइन L है जो पैरेलल है. ठीक है, if a line is parallel to any side of a triangle, कोई भी साइड हो सकता है, नॉट नेसेसरी यही हो, इसको पैरेलल होगा तो ऐसा आ जाएगा, और अगर इस साइड को पैरेलल लोगे तो ऐसा आ जाएगा. कोई भी साइड पे पैरेलल होना चाहिए, बस एक. जो लाइन डिवाइड कर रही है वो इस साइड का और इस साइड का सेम प्रोपोर्शन होता है. प्रोपोर्शन मतलब रेशियो. तो इस साइड की जो वैल्यू और इस साइड की वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करो, इस साइड की वैल्यू और इस साइड की वैल्यू को डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा. ठीक है, मतलब इस साइड का रेशियो जो दो पार्ट बन रहे हैं वो, और इस साइड का जो रेशियो आया वो इक्वल होता है. गिवन ये है कि लाइन L इज पैरेलल टू BC. प्रूव ये करना है कि ये साइड्स का रेशियो और ये साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा. से टू प्रूव we have to prove that, to prove AP upon PB, लेफ्ट साइड का रेशियो आएगा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. तो प्रूव ये करना है. लेट ऑब्वियसली जब भी तुम लोग ट्राइंगल्स के अंदर कुछ चीज नहीं कर पाते, नॉट जस्ट ट्राइंगल इन एनीथिंग, ज्योमेट्री में जब नहीं हो रहा होता है तो एक्स्ट्रा चीज जो ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन. बट कंस्ट्रक्शन का कंडीशन ये होता है जो एग्जिस्टिंग चीज है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. तो मेरा कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से होना चाहिए कि मेरा ट्राइंगल डिस्टर्ब नहीं होगा. जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैं उसमें चेंज नहीं कर सकता, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूं. सो फॉर दैट आई डू कंस्ट्रक्शन हियर. सो कंस्ट्रक्शन में आई विल से कि पहले तो मैं B से Q को ज्वाइन करता हूं. ठीक है, एंड देन मैं P से C को ज्वाइन करता हूं. डिफरेंट कर लो. देन हम P से C को ज्वाइन करेंगे. ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या हुआ? B से Q ज्वाइन हो गया, P से C ज्वाइन हो गया. फाइन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्रूफ, हमने 3 प्रॉपर्टीज की थी. ठीक है, इफ यू रिमेंबर, 3 नहीं बेसिकली 4 थी, चौथा बस वो एक एक्सटेंडेड पार्ट था कि अगर हम दो अलग अलग ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो अगर दो ट्राइंगल्स का मैं एरिया का रेशियो निकालूं. हमने प्रॉपर्टीज किया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर हम दो रैंडम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो आता है वो आता है बेस और हाइट का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा उसका रेशियो. ठीक है, और अगर दोनों का बेस इक्वल हो गया तो क्या होता है? हाइट का रेशियो हो जाता है. अगर बेस इक्वल होगा दोनों का बेस कट जाएगा ना, हाइट का वैल्यू आएगा. और अगर दोनों के हाइट इक्वल हुए तो क्या आता है? बेस का रेशियो. और अगर दोनों इक्वल हो गए तो दोनों ही कट हो जाएंगे ऊपर नीचे और आंसर क्या आएगा? 1. तो ये प्रॉपर्टी हमने की थी, वो हम यहाँ पे यूज करने वाले. ओके, सो यहाँ पे मैं पहले तो दो ट्राइंगल कंसिडर करने वाला हूँ. सो फर्स्ट आई विल कंसिडर दिस ट्राइंगल APQ और दूसरा मैं ट्राइंगल कंसिडर करूंगा BQ एंड P. तो आई से इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल, पहला कौन सा लिया हमने? APQ, दूसरा BPQ. ट्राइंगल BP एंड Q. ठीक है, तो मतलब हाल फिलहाल के लिए रेड वाले पार्ट की मुझे जरूरत नहीं है, तो आई जस्ट इरेज दैट
क्योंकि मेरे को पता है तुम सबको आंख का प्रॉब्लम है, मैं तुमको बोलूंगा वो मत देखो तो उसको ही देखोगे तुम, इसके लिए आई जस्ट बेटर इरेज इट, जानता हूं ना मैं तुम लोग को। ऑलराइट, सो इफ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल यहाँ पे क्यू, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, टिल्ट। सो इफ आई पुट इट लाइक दिस, क्यू मेरा टॉप पॉइंट हो जाएगा, हाइट कहां से बनेगा, क्यू से, इजंट इट? तो हाइट यहाँ पे इस ट्राइंगल के लिए ए पी क्यू के लिए क्यू से आएगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे रख दूं तो हाइट कहां से आएगा, क्यू से। और इस ट्राइंगल का अगर मैं रखूं बी पी क्यू, तो इसका भी हाइट कहां से आएगा, तो मतलब इनके लिए हाइट सेम आएगा। जब ट्राइंगल्स का हाइट सेम होता है तो एरियाज का रेशियो क्या होता है, जो बेस आएंगे उनके उसका रेशियो। तो अगर मैं ट्राइंगल ए पी क्यू को ऐसे रख रहा हूं कि क्यू ऊपर है, तो बेस कौन बनेगा, ए से पी, यहाँ पे कौन बनेगा, पी से बी या बी से पी, जो भी बोलना है। यहाँ पे हम लोग ने पी से बी लिखा है, इसके लिए आई जस्ट टेक पी टू बी। तो ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, ठीक है। रेशियो क्या आया, ए से पी और दूसरे का पी से बी, सो दैट बिकम्स ए पी अपॉन पी। आई टेक दैट एज इक्वेशन 1। फाइन, नाउ तुम्हारी आंख की प्रॉब्लम ठीक करते हैं और इसको वापस लेके आते हैं। सो यार डायग्नोस्ट, ठीक है, चश्मा लगा दिया तुमको तो दिख रहा है बराबर। नाउ अगेन इस साइड में जो अप्लाई किया तो उससे मुझे ये दो रेशियो आ गए, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इज एपी अपॉन पीबी कैसे भी इस पिक्चर में इंट्रोड्यूस करना है, कि कैसे तो उनको लेके आना है। तो एपी अपॉन पीबी तो आ गया, मतलब लेफ्ट साइड का आ गया। अब मुझे राइट साइड का चाहिए, मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी चाहिए। तो जो लॉजिक मैंने इस तरफ लगाया वही लॉजिक इस तरफ लगा देते हैं। अब दोबारा तुम्हारी आंख खराब करते हैं तो ग्रीन वाला हटाते हैं, ठीक है। तो दो ट्राइंगल कौन से होंगे, अगेन ए पी क्यू और दूसरा सी पी क्यू। ओके, नाउ इन ट्राइंगल APQ and triangle CPQ, ठीक है। बाय द सेम लॉजिक दैट वी हैड अप्लाइड प्रीवियसली, वो लॉजिक इस तरफ भी एप्लीकेबल है। लॉजिक क्या था कि अगर मैं अब ट्राइंगल को ऐसे टिल्ट करके रखता हूं कि P ऊपर आ जाएगा, तो हाइट कहां से बनेगा, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए P से, ये वाले ट्राइंगल के लिए कहां से बनेगा, अगेन P से, मतलब हाइट सेम आएगा दोनों का। जब हाइट सेम होगा तो क्या होगा, बेस का रेशियो। तो यहाँ पे A से Q एंड यहाँ पे Q से C आ जाएगा। सो दिस इज AQ अपॉन QC एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों पे हमने सेम ही प्रॉपर्टी यूज की है तो दोनों का रीजन भी सेम आएगा। तो आई जस्ट राइट डाउन योर रीजन क्या था, एरियाज proportionate to equal height, or you can write same height also, that is same thing only. दूसरे वाले में भी वही रीजन आएगा, that you write down. Fine, so far so good. Okay, again I just redraw this. Alright. Now the thing is, मुझे जो पार्ट चाहिए AP अपॉन PB दिख रहा है, AQ अपॉन QC दिख रहा है, बट जस्ट दिख रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हो जाएगा। दिखता तुमको रोल्स रॉयस भी है, BMW भी है, तो ऐसा थोड़ी अपनी हो गई वो, दिखने से थोड़ी कुछ होता है। दिखने में तो तुम लोग में से भी कुछ लोग स्मार्ट दिखते हो कि पढ़ाई लिखाई में हो गए, ऐसे स्पेशली चश्मा लगा के कोई लोग लगते हैं। ओके, सो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है, मतलब राइट साइड की वैल्यूज आपस में इक्वल आनी चाहिए। किसी भी चीज में राइट साइड इक्वल तब आते हैं जब उनके लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं, isn't it? अगर लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी आपस में इक्वल होंगे, बट लेफ्ट वाले में इक्वल है क्या, ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। चलो पहला पार्ट तो ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ, तो B हट के इधर C है, कैसे इनको इक्वल करना है। तो पहले तो लोकेट कर दे दोनों ट्राइंगल हैं कहां। ये रहा ट्राइंगल BPC, सॉरी BPQ, दिस वन एंड CPQ। जो पहले तुम लोगों ने कलर खेला था ना, वही तुम लोग से खेल रहे हैं। ये दोनों को मिटा रहे थे ना, अब ये दोनों प्रॉब्लम दे रहे हैं। ऑल्सो अब हम दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल ही हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल BPQ एंड ट्राइंगल CPQ। अच्छा, ये दो ट्राइंगल ये रहे। अगर मैं ट्राइंगल
P, B और Q, ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन वन। अगर तुम यहाँ पे बनाओ तो ये वाला, ये भी तो हाइट ही बनेगा। मैं इस बार वर्टेक्स P मान लेता हूँ। अगर मैं P, B, C को लेता हूँ तो मैंने क्या बोला, ये हाइट नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, तो तुम स्ट्रेट मान लो ना ड्रॉ करके। तो अगर तुम स्ट्रेट लोगे तो P से सपोज T हो गया, P से T तुम्हारा हाइट हो गया। वैसे तुम यहां से भी तो बना सकते हो, सपोज इसको नाम दे देते हैं M, तो Q से M भी तो हो गया। अच्छा, इन दोनों का तो वैल्यू सेम आएगा ना, क्योंकि अब तो स्ट्रेट बना है हमने। और बेस क्या है, B से C, इसके लिए बेस क्या है, B से C, तो दोनों का बेस भी सेम हो गया, हाइट भी सेम हो गया। जब बेस और हाइट दोनों सेम होता है तो एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, 1 आएगा। 1 मतलब वो उधर चला जाएगा तो इक्वल ही हो गया। सो दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ will be equal to area of triangle CP and Q. I'll take that as equation number 3. Now coming to the left right वाला part, right side में AP upon PB है, AQ upon QC है, वो दोनों मुझे इक्वल चाहिए। राइट के दोनों साइड इक्वल तब होंगे जब दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल होंगे। लेफ्ट साइड में ऊपर का पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल था, हमने चेक कर लिया, नीचे का पार्ट इक्वल नहीं था, बट इक्वेशन 3 में पता चल रहा है नीचे का पार्ट भी इक्वल है, isn't it? ऊपर का पार्ट ऑलरेडी सेम ही है ना, बस नीचे का अलग था, बट नीचे का तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि इक्वल है, तो ऊपर के पार्ट भी इक्वल हो गए, नीचे के मैंने दिखा दिया इक्वल हो गए, मतलब पूरा का पूरा राइट साइड इक्वल हो गया आपस में। सो आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 3 से दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, और इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों के राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगे, और अगर लेफ्ट इक्वल हो गए तो दोनों के राइट भी इक्वल हो गए। तो आई कैन से देयरफॉर AP अपॉन PB का वैल्यू इज सेम एज AQ अपॉन QC। यही प्रूफ करना था, टिक टिक टिक, हेंस फाइन, सिंपल है, मैथ्स इज वेरी सिंपल। सो नाउ द कॉन्वर्स पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट या थ्योरम इज आल्सो ट्रू। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट क्या था कि अगर हमने एक लाइन कंसिडर की जो किसी भी एक साइड को पैरेलल है तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड के रेशियो को इक्वली डिवाइड करता है। तो रिवर्स में क्या होगा कि अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के रेशियो इक्वल है, मतलब जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल है। रिवर्स में क्या हो गया, अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। ये थ्योरम प्रूफ के लिए आता नहीं है, बट हम लोग स्टेटमेंट्स जो है वो सब यूज करेंगे सम्स में, फाइन। ओके, तो आज जो सेकंड थ्योरम हम करने वाले हैं उसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर है, नाउ एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज मेरे पास है A, B एंड C, ये एंगल बाइसेक्टर सॉरी ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल में मैं एंगल बाइसेक्टर यहां पे लेता हूं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो कहीं पे तो ये इस लाइन को कट करेगा, सपोज पॉइंट T हो गया। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से जहां से एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट हो रहा है वहां से दो पार्ट, तो यहां से दो पार्ट क्या होंगे, AB अपॉन AC, सो AB अपॉन AC, उनका जो वैल्यू आएगा वो, और जहां पे एंगल बाइसेक्टर जाके कट कर रहा है उन दोनों का रेशियो, मतलब BT अपॉन TC, ये आपस में एक दूसरे को इक्वल आएगा। थ्योरम का स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। मीनिंग वही है जो अभी मैंने तुमको बताया, बस वो स्टेटमेंट में उन्होंने बता दिया। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ट्राइंगल का नाम हो गया ABNC। C से मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ऑब्वियसली इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा, वो पॉइंट मैंने ले लिया है E, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ C से E वाली जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर एंगल ACB का, मतलब वो उस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आई एम शोइंग बाय दिस कि यहाँ पे और यहाँ पे ये इक्वली डिवाइडेड है। ना मुझे प्रूव करना है CA अपॉन CB, क्योंकि मैंने बोला था ना एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम क्या होता है, जहां से एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट हो रहा है तो CA और CB उसका रेशियो, और जो दो जगह पे कट कर रहा है मतलब AE और BE, इनका रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो डायरेक्टली ये प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा वो उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा जो चेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो विल जस्ट डू सम कंस्ट्रक्शन, सो आई जस्ट मेंशन हियर कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन ये है कि हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, दिस लाइन,
ठीक है, ये जो ऑलरेडी हमारा ए से सी था उसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, एंड यहां से एक पैरेलल लाइन बनाना है सच दैट ये इसको जाके कहीं पे तो कट करेगी, ठीक है, किसी पॉइंट से डी पे। तो यहाँ पे ये जो लाइन थी इसको थोड़ा एक्सटेंड किया, और ये जो लाइन बनाई मैंने, ये ब्लैक वाली जो लाइन थी इसको पैरेलल जानी चाहिए, तो ये पैरेलल जा रही है और ये लाइन ऐसे आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे, वो पॉइंट क्या हो गया हमारा डी। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक्सटेंड ए सी सच दैट it meets CD which is parallel to CE, not parallel to BD, not CD, at point D। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन ये किया, AC को हमने एक्सटेंड किया पहले तो। अब एक्सटेंड इस हिसाब से करना है कि जो B से D लाइन बनाऊंगा वो इस वाली लाइन को D पॉइंट पे मिलनी चाहिए। फाइन, ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। नाउ यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि ये जो लाइन है ब्लैक वाली और ब्लू वाली आपस में एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। अभी हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम किया, अगर कोई भी ट्राइंगल में किसी एक साइड को लाइन पैरेलल होती है तो लेफ्ट वाले का रेशियो राइट वाले को इक्वल होता है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को घुमा के ऐसे रख दूं तो ये ट्राइंगल का टॉप हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये बीच की लाइन अभी के लिए हटा देता हूं, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये इसके जैसा ही हो जाएगा ना। तो मतलब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट वालों का रेशियो राइट वाले को इक्वल होता है ना, अगर मैं इसको ऐसे घुमा के रख दूं तो इक्वल ही आएगा। सो ऐसे प्रूफ इन ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का नाम क्या लिया हमने, ट्राइंगल ए डी बी बड़ा वाला। इन ट्राइंगल ए डी बी आई कैन से ये वाली लाइन सीई पैरेलल है किसको, बीडी को। ये पैरेलल कहां से आया, हमने कंस्ट्रक्शन में बताया ना कि पैरेलल है, तो बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो पैरेलल है तो मतलब इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग सकता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से ए से सी और सी से डी, सो ए सी अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू ए से ई और बी से ई या ई से बी, जो भी बोलना है, यहां से यहां ले लो फिर यहां से यहां पे लोगे तो एक ही बात है। तो ए ई अपॉन बी बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वैसे सी से ए लिखो या ए से सी लिखो, बात तो एक ही है, इजंट इट? ए ई और बी आ गया, सिर्फ एक ही का प्रॉब्लम है, सी बी और सी डी का, है ना, बाकी तो सब मैच हो गया। मैं सी से ए बोलूं या ए से सी बोलूं, बात एक ही है। इफ यू वांट तुम उसको ए सी की जगह पे सी ए भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। अगर तुमको यहाँ पे सी से ए लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ए से सी में जितना मेजरमेंट लाओगे उतना ही सी से ए भी आएगा। तो अगर मैच करना है तो चलो वहां पे सी से ए लिख देते, चलो पहला वाला तो पार्ट मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे आना चाहिए क्या सी बी, और आ रहा क्या है। तो अब मेरा पर्पस ये होता है कि अगर मैं इतना बता दूं कि सीबी का वैल्यू और सीडी का वैल्यू आपस में इक्वल है, तो मतलब इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं ना, समझ रहे। मुझे जो प्रूफ करना है वो ये रहा, इस प्रूफ का यहां तक तो मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। बस एक ही प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, क्या, सीडी, मतलब सीडी हटना चाहिए और उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, वो तभी आएगा जब दोनों आपस में इक्वल है। तो अब मेरा गोल क्या है, सीडी और सीबी को आपस में इक्वल प्रूफ करना। अच्छा, जिनको इक्वल प्रूफ करना है पहले ढूंढ तो लेते हैं कहां पे, ये रहा सी से डी और ये रहा सी से बी, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में एक दूसरे को इक्वल आनी चाहिए। आई जस्ट मार्क इट फॉर योर रेफरेंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो दोनों में मैंने रेड मार्किंग किया हुआ है वो आपस में इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब इक्वल दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो तरीका यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर लाइन आपस में एक दूसरे को पैरेलल होती है ये ऐसे, तो पैरेलल लाइन में सेम साइड में आने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं, सेम साइड सेम डायरेक्शन के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। लाइक ये रहा लाइन, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन कट कर रही है तो दोनों अगर इसी तरफ आ रहे हैं तो वो इक्वल होते हैं, इजंट इट, उनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, हमने 9th में किया हुआ है। अब ये यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा, इफ यू सी हियर, ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, इजंट इट।
तो ये वाला एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है, ये वाला एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो आई विल से नाउ एंगल ACE will be equal to angle CDB। एंगल ACE पैरेलल लाइन के ऊपर और यहाँ पे एंगल CDB पैरेलल लाइन के ऊपर। पैरेलल लाइन के ऊपर वाले दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे ना, रीजन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में हमने बहुत सम्स किए इसके ऊपर। ओके, पहले तो इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, एंड दिस आई विल टेक एज इक्वेशन 2 क्योंकि ये आगे यूज होने वाला है। ओके, तो मैं एक्चुअली करने की कोशिश करके आ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि मुझे दो वैल्यूज जो दिखानी है वो ये और ये है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं दो साइड्स आपस में किसी भी ट्रायंगल में एक दूसरे को इक्वल तब होते हैं जब उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, इजंट इट? किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने आने वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं, इजंट इट? आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है। दो ट्रायंगल के अगर कोई भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हुए तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस। साइड्स इक्वल है तो सामने आने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल है, उसको कॉन्वर्स में ले लेंगे और क्या, रिवर्स हो गया वो। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जो साइड्स मुझे इक्वल प्रूव करने हैं उनके सामने के एंगल्स इक्वल आ जाए। तो मुझे साइड कौन सा प्रूव करना था, ये, तो इसके सामने का एंगल एक तो ये आएगा और दूसरा ये, तो इसके सामने का एंगल ये आएगा। इसके लिए मैं इसकी वैल्यू किसको इक्वल हो रही है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले आ गया ये वाला वैल्यू इसको इक्वल हो। अब अगर कैसे जैसे ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ जाए तो मैं बोल सकता हूं कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने के साइड भी इक्वल हो गए, इजंट इट? बट एक ही आया ना मुझे, ये एंगल इसको इक्वल आया। अगर मैं कैसे से ये एंगल भी इसको प्रूव कर दूं तो हो सकता है, इजंट इट? वी कैन अप्लाई ऑल्टरनेट एंगल, z बन रहा है ना, तो यहां पे दिस इज फॉर्मिंग z। पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के अंदर जब z बनता है तो एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स किए हमने, जब पैरेलल लाइंस होंगी और उनमें z फॉर्म होगा तो z के अंदर आने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, इजंट इट? तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस है CE और BD पैरेलल है, उनसे z फॉर्म हो रहा है, तो उनके अंदर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। और पैरेलल है तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया ना। ऑल्सो आई कैन से एंगल ECB, z के अंदर जो आ रहा है एंगल ECB इक्वल है, यहाँ पे जो एंगल आएगा उसका क्या नाम आएगा, CB एंड D, एंगल CBD को। रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। दैट आई टेक एज इक्वेशन 3। बट उससे अभी तक हम पहुंचे ही कहां जहां हमें पहुंचना है। मुझे क्या इक्वल आया कि ये वाला एंगल इसको इक्वल है, ये वाला एंगल इसको इक्वल है, मुझे ये दोनों आपस में इक्वल चाहिए। समझ रहे हो? मुझे आ क्या रहा है, ये जो ऊपर वाला एंगल है वो और यहाँ का एंगल इक्वल है, ये z के अंदर वाला एंगल इसको इक्वल है, मुझे चाहिए ये दोनों एंगल इक्वल। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो तो वो भी इक्वल हो जाएंगे, बट वो तो इक्वल है ही, एंगल बाइसेक्टर दिया है ना। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कि इक्वल में डिवाइड होता है, तो उसके बेसिस पे आई कैन से, बट कौन सा एंगल, एंगल ACE, एंगल ACE will be congruent to angle ECB. Reason by angle bisector property. एंगल बाइसेक्टर का काम ही वही है ना कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट आई टेक एज इक्वेशन 4। अच्छा, इक्वेशन 3 में मुझे पता चल रहा है 2 और 3 में कि ये लेफ्ट वाले वैल्यूज दोनों के ये हैं, इसके लेफ्ट वैल्यू ये है, इसका लेफ्ट वैल्यू ये है। बट इक्वेशन 4 में पता चल रहा है लेफ्ट वाले दोनों इक्वल है, इजंट इट? इसका लेफ्ट वाला और इसका लेफ्ट वाला उधर इक्वल आया ना। तो जब लेफ्ट वाले आपस में इक्वल होते हैं तो राइट वाले भी तो इक्वल होते हैं, इजंट इट? तो फ्रॉम 2, 3 and 4, फ्रॉम 2, 3 and 4, ये दोनों की जगह पे मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं, दोनों इक्वल ही है ना। तो आई कैन से देयरफॉर एंगल CDB इक्वल आ जाएगा एंगल CBD को। ठीक है, ये दोनों इक्वल आए थे, बट इसका वैल्यू क्या है, ये,
और इसका वैल्यू क्या है ये, तो उनकी जगह पे उसका वैल्यू लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इससे मुझे मिला क्या, मुझे मिला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वही तो हमें चाहिए था, ताकि उसके सामने वाले को साइड्स को इक्वल बता सके। देयरफॉर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम स्पेसिफाई कर देता हूं कि कौन से में लगा रहे, CBD में, इन ट्राइंगल CBD अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने के साइड भी इक्वल होगा। तो पहला कौन सा है, CDB, तो इसके सामने का साइड कौन सा है, C से B तक, तो C से B वाला इक्वल आएगा। CBD का एंगल कौन सा है, ये रहा CBND, तो इसके सामने का साइड कौन सा आएगा, CD, C से D को। रीजन क्या आएगा, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। CB और CD अगर इक्वल है तो मतलब इस CD को हटा के इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, CB, isn't it? तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में मैं क्या करूंगा, CA एज इट इज है क्योंकि उसका वैल्यू है नहीं मेरे पास, CB का वैल्यू और CD का वैल्यू इक्वल है, तो मतलब CD को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ पे आ गया CB। राइट साइड में तो कुछ चेंज है ही नहीं क्योंकि AE और BE का वैल्यू मुझे चेंज करना भी नहीं था और वही प्रूफ करना। टिक टिक टिक, हेंस प्रूफ। थ्योरम के नीचे नोट लिखो, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज आल्सो ट्रू। सो कॉन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे क्या था, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियोज इक्वल है, रिवर्स में क्या हो जाएगा, अगर रेशियोज इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ स्मॉल प्रॉपर्टी कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। अगर तीन लाइन आपस में एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, लेट द थ्री लाइंस बी L, M और N, और इनको दो अलग अलग ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करता है उसको, उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। सपोज T एक ट्रांसवर्सल हो गया और दूसरा Q एक ट्रांसवर्सल हो गया। नाउ ये ट्रांसवर्सल आपस में पैरेलल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो जहां पे ये बाइसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स का कुछ तो नाम होगा। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं A, B, C, दिस इज P, Q एंड R। Fine. Q already we have taken. Let us take it as X, Y and Z. Fine. So in this case जैसे बीपीटी में होता था लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो इक्वल है, वैसे थ्री पैरेलल लाइंस में भी होता है कि लेफ्ट साइड का जो रेशियो आएगा मतलब AB अपॉन BC का जो वैल्यू है वो, और राइट साइड का जो रेशियो आएगा मतलब XY अपॉन YZ का, वो आपस में एक दूसरे को इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है। सिमिलर टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि ट्राइंगल में क्या होता था, लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो इक्वल होता है, वहीं यहाँ पे अगर थ्री पैरेलल लाइंस हुए तो उनमें भी वही होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है तुम्हारा, ये तीन प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स पे बेस्ड है। पहला तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दूसरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ठीक है। 1.2 में ये तीनों यूज होंगे। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तीन डिफरेंट ट्राइंगल्स दिए हैं एंड इनकी वैल्यूज दी हुई है। नाउ इन ट्राइंगल्स में जो वैल्यूज दिए है उसके बेसिस पे हमें ये बोलना है या बताना है कि ये क्या एंगल बाइसेक्टर होते हैं या नहीं होते, ठीक है। नाउ अभी हमने एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी किया। अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियोज को इक्वली डिवाइड करेगा, ठीक है, रेशियोज इक्वल आते हैं। और रिवर्स में हमने क्या लिखा था कि रिवर्स भी ट्रू है, तो मतलब अगर रेशियोज इक्वल आए तो वो एंगल बाइसेक्टर है। मुझे बताना है कि एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। एंगल बाइसेक्टर होगा तो रेशियोज इक्वल आएंगे, अगर रेशियोज इक्वल आया मतलब एंगल बाइसेक्टर है, मतलब मैं सिर्फ रेशियोज फाइंड करता हूं, अगर इक्वल आ गया तो मतलब हो गया। सो एंगल बाइसेक्टर होगा तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, P से। सो P से Q और P से R का पहले रेशियो निकालते हैं, PQ अपॉन PR। PQ का वैल्यू कितना है 7, PR का कितना है, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, सो आई विल कीप इट एज इट इज। दिस इज इक्वेशन 1। आल्सो ये रेशियो का जो वैल्यू है ये वो किसको इक्वल आना चाहिए, जो दूसरा पार्ट आएगा कौन सा, Q से M और R से M। सो QM अपॉन RM का भी वैल्यू निकाल के देखते हैं। Q से M कितना है 3.5, R से M कितना है, सो दिस इज 3.5 अपॉन 1.5। अच्छा, नीचे से पॉइंट निकलता है तो ऊपर इंटू 10 आ जाता है, ऊपर से पॉइंट निकलता है तो नीचे 10 आ जाता है मल्टीप्लाई में। सो दिस इज 35 इंटू 10, 15 इंटू 10, 10 and 10 gets cancelled,
30 बाय 15 कोई टेबल में कट होते हैं 5 के में, सो दिस इज 5 7 एंड 5 3 तो आंसर कितना आया? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है, isn't it? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं कि पी क्यू अपॉन पी आर का वैल्यू आर एम अपॉन आर क्यू एम अपॉन आर एम को इक्वल आएगा। सो पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन आर एम। रेशियोज इक्वल कब आता है? जब वो एंगल बाइसेक्टर हो। देयरफॉर पी एम इज एन एंगल बाइसेक्टर। ये स्टेट करना था ना कि है कि नहीं है, तो है एंगल बाइसेक्टर। सेकंड थर्ड आई लीव फॉर योर टाइम। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, पी क्यू एंड आर एक ट्राइंगल है एंड एन एम उसमें जो है एक लाइन पास हो रही है। तो ये लाइन एन और एम इन दो साइड्स पे कट करती है इस ट्राइंगल को। वैल्यूज दिए हुए अलग अलग पार्ट्स के एंड हमें बोला हुआ है हमें चेक करना है कि ये जो लाइन है ब्लू वाली ये इसको पैरेलल है क्या। ये बेसिकली बीपीटी का पार्ट दिख रहा है। बीपीटी में हमने कॉन्वर्स वाला पार्ट भी एज अ नोट लिखा हुआ है कि बीपीटी का स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट क्या है, अगर लाइन पैरेलल है तो लेफ्ट राइट के रेशियो इक्वल होंगे, और रिवर्स में क्या होगा, अगर लेफ्ट राइट के रेशियो इक्वल है मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मैं सिर्फ लेफ्ट और राइट का रेशियो निकाल के देख लेता हूँ, अगर आ गया इक्वल मतलब पैरेलल होगा। तो अब लेफ्ट और राइट का रेशियो निकालने के लिए पहले लेफ्ट और राइट की वैल्यू तो होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? पी से एन ना, पी से एन तो दिए ही, एन से आर हाँ चलो एक तो दिए, पी से एम दिया है, फिर एम से क्यू भी दे दिया। तो मतलब दो वैल्यू मुझे चाहिए, एक तो पी से एम की वैल्यू चाहिए पहले ये वाली, और दूसरी ये वाली। तो पहले ये वैल्यू आएंगे तब मैं लेफ्ट और राइट का रेशियो निकाल पाऊंगा। सो आई विल स्टार्ट विद दिस। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने बोला है पी से आर एक साइड हुआ ट्राइंगल का। पी से आर का जो साइड है वो दो पार्ट से बनेगा, एक तो पी से एन, दूसरा एन से आर। साइड से पी से आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पी से एन प्लस एन से आर। ये मैं क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि पी एन और आर कोलिनियर है, सेम लाइन पे आता है इसके लिए, ठीक है। अगर एन कहीं और होता, इसके बाहर होता लाइन के, अंदर होता तो फिर ही लिख सकता था मैं। पी से आर कितना दिया हुआ है हमें? 20। पी से एन कितना है पता नहीं, वही तो दो जो वैल्यू फाइंड करते हैं उनमें से एक है, तो मतलब पी एन नहीं पता है। एन से आर कितना है? 8। सो प्लस 8 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? सो 20 माइनस 8 कितना होता है? तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ पी से एन का वैल्यू मुझे आ जाएगा 12। ये वैल्यूज कहां से है वैसे? ये गिवन थे, मैंने गिवन वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे। ओके, पी से एन का वैल्यू हो गया 12। सेम लॉजिक मैं पी से क्यू पे भी लगा सकता हूँ ना, क्योंकि वो भी दो पार्ट से बन रहा है, पी से एम और एम से क्यू। ऑल्सो पी से क्यू जो है वो दो पार्ट से बनेगा, पी से एम और एम से क्यू के लिए, बिकॉज पी एम और क्यू कोलिनियर है। अच्छा, पी से क्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? गिवन है ना 25। पी से एम का वैल्यू दैट इज आल्सो गिवन टू अस 15 प्लस एम से क्यू पता नहीं है, दो वैल्यू जो फाइंड करने थे उनमें से एक एम क्यू है। ये वैल्यूज आए कहां से? जो दो सब्स्टिट्यूट किया मैंने, प्लस 15 वहां पे जाएगा तो 25 और 15 माइनस करके, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं एम से क्यू का वैल्यू आ जाएगा 10। नाउ हमें लेफ्ट और राइट के रेशियो फाइंड करने थे। लेफ्ट में दो वैल्यू है, पी से एन जो था नहीं, सॉल्व करके निकाल लिया, ये दिया हुआ है तो लेफ्ट वाले का रेशियो निकाल दे पहले, पी एन अपॉन एन आर। पी से एन का वैल्यू कितना है? 12। एन से आर कितना था? 8। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 6 अपॉन 4। वो फर्दर डिवाइड होगा ना, 3 अपॉन 2। 4 के टेबल में कट कर सकते हैं ना सीधा सीधा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड का अगर रेशियो निकाले, पी से एम का वैल्यू था, एम से क्यू हमने अभी निकाला, सो पी एम अपॉन एम क्यू। पी से एम कितना था? 15। एम से क्यू हमें आया 10। ये 5 के टेबल में कटेगा तो ये दोनों इक्वल है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं ये बोल सकता हूं पी एन अपॉन एन आर का जो वैल्यू है वो इक्वल आएगा पी एम अपॉन एम क्यू को। मतलब लेफ्ट वाले का रेशियो राइट वाले को इक्वल है। लेफ्ट और राइट का रेशियो इक्वल तभी आता है जब लाइन क्या हो? पैरेलल हो।
तो देयरफॉर NM जो है पैरेलल आएगा। ऐसा कौन बोलता है कि पैरेलल होगा तो ही होता है? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो रीजन देना पड़ेगा बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ थर्ड वन इज सिमिलर टू सिक्स्थ क्वेश्चन, तो मैं थर्ड वाला करता हूँ, यू डू द सिक्स्थ वन। थर्ड वाले में एक ट्राइंगल दिया है एंड उसका एक एंगल बाइसेक्टर दिया है n से q, और इसके तीन वैल्यूज दिए हैं, चौथा फाइंड करना है। सिंपली एंगल बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है या थियरम होता है, जो भी तुमको बोलना है, अप्लाई कर दो और उसके बेसिस पे चार में से तीन वैल्यू पता है तो एक आ जाएगा सॉल्व करके। सो आई जस्ट स्टार्ट विद दिस। पहले दो उसने बोला है NQ एंगल बाइसेक्टर है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PM और N। इन ट्राइंगल PMN NQ is an angle bisector, ठीक है। PMN में NQ एक एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लग सकता है। तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या था कि जहां से एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है उस पार्ट का नाम क्या हो गया? N से M, बट उन्होंने यहाँ पे MN लिखा है, इसके लिए मैं MN लिख देता हूँ। वैसे तो वो स्टार्टिंग का नाम ही पहले आना चाहिए MN, और दूसरा क्या आएगा? N से P, बट उन्होंने यहाँ पे पहले P और फिर N लिखा है तो PN ले लेते हैं। उसका रेशियो और जो दो पार्ट को काट रहा है आगे जाके, M से Q और दूसरा P से Q, MQ एंड PQ, ये इक्वल आएंगे। ये कहां से पता चल रहा है मुझे कि इक्वल आएंगे? अभी जो हमने थियरम किया, तो ये आएगा एंगल बाइसेक्टर थियरम से। इनमें से कौन सा वैल्यू है मेरे पास? MN का वैल्यू है तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जिसकी है। ये है 5, PN का वैल्यू है 7, M से Q का वैल्यू है 2.5, P से Q नहीं, सब देंगे तो फाइंड क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई दीज टू, तो आ जाएगा 5 इंटू PQ इज 2.5 इंटू 7। 5 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2.5 इंटू 7 अपॉन 5 समथिंग। आई होप इतना तो आता होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड, राइट ना। So next three sums will do at a stretch. Fourth one, in this एक ट्राइंगल दिया है ABC एंड उसके अंदर दो एंगल्स दिए एंड एक लाइन जो है बीच से पास हो रही है PN, उसका एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। He is asking me to prove that AP अपॉन PB का वैल्यू AQ अपॉन QC है, ठीक है। नाउ अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा तो यू कैन सी AP अपॉन PB एंड AQ अपॉन QC इनडायरेक्टली क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग गया इस ट्राइंगल पे, मतलब जो मुझे प्रूफ करना है वही आएगा, isn't it? बट वो तब लगेगा जब लाइन पैरेलल। उन्होंने दिया नहीं ये लाइन पैरेलल है, मतलब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ये लाइन पैरेलल है तो बीपीटी से ये भी हो जाएगा। तो ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तो करते प्रूफ। यहाँ पे एंगल APQ कितना है? 60, और एंगल ABC कितना है? तो एंगल APQ और एंगल ABQ इक्वल है, सॉरी APQ एंड ABC। तो यहाँ पे एंगल APQ एंड एंगल ABC इक्वल है, क्यों? गिवन है ना, दोनों 60 है, सो दिस इज गिवन कि दोनों इक्वल है। सेम साइड सेम डायरेक्शन में आने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कब आते हैं? जब लाइन पैरेलल होती है। तो कौन सी लाइन के लिए आ रही है? एक तो PQ के लिए और दूसरा मतलब वो लाइन पैरेलल होगी। तो आई कैन से देयरफॉर PQ is parallel to रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट, रिवर्स में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब लाइन पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और लाइन पैरेलल हुई तो उसको टेस्ट वर्ड लग जाता है आगे, ठीक है। सो यहाँ पे PQ is parallel to BC आ गया। अगर लाइन पैरेलल हुई तो BPT लग सकता है, देयरफॉर AP अपॉन PB का जो वैल्यू है दैट इज AQ अपॉन QC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। टिक 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 एंड वेरी सिंपल, मैथ्स इज वेरी सिंपल, ओके। नाउ फिफ्थ वन, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया है एंड दे आर सेइंग ABCD इज अ ट्रेपेजियम, दिस क्वाड्रिलेटरल
एंड वैसे उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, उन्होंने बोला है ए बी पी क्यू एंड डी सी, ये तीन लाइन आपस में पैरेलल है, तीन लाइन पैरेलल है, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, इससे सिंपल और क्या चाहिए, ठीक है। सो आई जस्ट सी लेफ्ट वाले का रेशियो एपी अपॉन पीडी, राइट वाले का रेशियो बी क्यू अपॉन क्यू सी, उसमें से डी क्यू फाइंड करना है और क्यू सी दिया है, तो सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस आ जाएगा। नाउ यू वोंट बिलीव, इतना इजी आके भी एग्जाम में करके नहीं आते, मतलब तुम लोग इतने डम होते हो। ओके, ए बी is parallel to PQ which is parallel to DC. This is given to you. तो लेफ्ट वाले का रेशियो राइट वाले को इक्वल आएगा, लेफ्ट का रेशियो क्या होगा AP अपॉन PD, राइट का रेशियो क्या होगा BQ अपॉन रीजन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और निकाल लो, फाइन, ऑलराइट। नाउ नाइन्थ वाले में यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है और बोला है बी से डी जो है उसका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहां से स्टार्ट होगा बी से, तो उसके दोनों पार्ट्स का रेशियो बाकी दो को इक्वल आएगा, और वॉल्यूम सोल फाइंड क्या करना है, एक ही चीज कुल मिला के सिर्फ एक ही फाइंड करना है एक्स, बाकी कुछ नहीं करना है। सबकी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा वो भी एक्स में सॉल्व होगा। सो आई कैन से पहली चीज क्या दिया हुआ है बी डी इज एन एंगल बाइसेक्टर विच इज गिवन टू यू। तो एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करूं या थ्योरम जो बोलना है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, थ्योरम या प्रॉपर्टी, बी से ए अपॉन बी से सी, सो बी ए, तो इंस्टेड ऑफ बी ए मैं ए भी लिख रहा हूं क्योंकि उसने नाम ए बी दिया है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे उन्होंने बी से ए देने की जगह पे ए भी दे दिया, बट यहाँ पे बी से सी है, तो इट डजंट मैटर तुम नाम कैसे लिख रहे हो, आएगा तो उतना ही वो। ए बी अपॉन बी सी इज, जो दो पार्ट बनेंगे वो कौन से होंगे ए से डी, दूसरा ए से डी एंड सी से डी, रीजन आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ए से बी का वैल्यू कितना है गिवन ही है एक्स अपॉन बी से सी एक्स प्लस 5 इक्वल टू ए से डी इज एक्स माइनस 2 एंड दिस इज एक्स प्लस 2। ये वैल्यूज कहां से आए मुझे गिवन है, अब और तो कुछ कर नहीं सकते, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, दोनों आपस में नहीं होंगे क्योंकि वो एलसीएम में होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब बीच में प्लस या माइनस आएगा तो नीचे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, तो दैट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। यहाँ पे ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक बार x पूरे से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहले x पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा एक बार इससे, फिर 5 पूरे से होगा, तो दैट विल गिव यू प्लस 5x माइनस 10, क्योंकि प्लस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 होगा। मुझे फाइंड करना है वैल्यू किसका x का, तो x वाले सारे एक तरफ ले लेते हैं, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 10। x वाले सारे एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट हो जाएगा, 2x प्लस 2x कितना होगा 4, और उसमें आगे माइनस 5x है और इक्वल टू माइनस 10 बचेगा, 4 और माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 1 मतलब सिर्फ माइनस एक्स ही हुआ, x के आगे और 10 के आगे माइनस कटेगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x इक्वल्स टू, ये तो फाइंड करना था, सिंपल है सब।